नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मालदीव ने जिस तरह से भारत के साथ व्यवहार किया और वहां के जो राष्ट्रपति मोइज्जू नए बने हैं, उन्होंने जिस तरह से भारत के समझौतों को रिव्यू करने की बात कही, वहां से हमारी सेना को हटाने के लिए बात कही, चीन के इशारे में आकर वहां जिस तरह से वो आईएसआईएस को बढ़ावा दे रहे हैं, ड्रग और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे देश के लिए एक समझ लीजिए खतरा पैदा करने के प्रयास कर रहा है वो नया राष्ट्रपति। उसको लेकर अब भारत सरकार सतर्क मोड पे है कि जो हमारे और बाकी पड़ोसी है उनका मूड क्या है। इसको लेकर हालांकि बांग्लादेश हमारे बहुत गहरे रिश्ते हैं, लेकिन कब कोई रिश्तेदार, कब कोई दोस्त मित्र चीन वहां इंटरफेयर कर देगा ये पता नहीं चलता, बाद में पता लगता है। और इसीलिए जो अभी आपने देखा कि वहां अभी नई सरकार बांग्लादेश में बनी है और उसको लेकर के पत्रकारों ने जब बात की, आपको बताएं विदेश मंत्री है डॉक्टर ए.के. अब्दुल मेमन, उनसे बात की है मोमिन से। और जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि देखिए मालदीव ने जिस तरह की बात की उसके बाद भारत में गुस्सा है, मोदी जी का अपमान किया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे पर्यटक जो 2 लाख से ऊपर वहां जाते हैं उससे उसकी मदद होती है। हमने उनको पानी दिया, हमने उनको वैक्सीन दी, हमने उनको कोरोना काल में दवाइयां दी, हर मुद्दे पर हमने मदद की। और हमारा एक सूत्री फार्मूला था कि पड़ोसी जो है बस उसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन आज उसका उल्टा, वहां के राष्ट्रपति जो नए बने हैं वो टी शर्ट पहनते हैं, इंडिया आउट। अब भैया अगर तुम भारत से इस तरह का पंगा लोगे तो दिक्कत होगी। अब इसको लेकर जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री से पूछा गया आपकी इस बारे में क्या राय है, तो उन्होंने कहा देखिए वो मालदीव की गलती है कि जिसका जो है इतनी मदद की गई वो ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन हम बांग्लादेश की सरकार की तरफ से तो मैं पक्का भरोसा दिलाता हूं हमारे देश से ऐसा कुछ होना नहीं है। वो कहते हैं मुझे ये याद है अच्छी तरह कि भारत की सेना ने हमारे देश को आज़ाद कराने में खून बहाया है और हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है, और इसीलिए चीन का इंटरफेयर है, चीन से हमारे संबंध हैं, एक व्यापारिक संबंध है, लेकिन वो संबंध इतने नहीं है कि चीन हमारे यहाँ इतना इंटरफेयर करे कि वो हमें ये कहे कि ऐसा करो वैसा करो, इससे बात करो इससे मत करो। बोले हमारा मात्र 13% का है उससे जो व्यापार है, और वो द्विपक्षीय है, कुछ सामान हमारे यहाँ से जाता है, कुछ सामान उसके यहाँ से आता है, और जो कर्जा है वो मात्र 13% है। और इसको हम ध्यान में रखे हुए हैं कि ये ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। 55% 50% से ऊपर अगर कर्जा किसी देश का हो जाता है तब वो उस कंडीशन में है कि वो बार्गेनिंग कर सके। तो ये एक चेतावनी के रूप में है और सब उन देशों के लिए है कि देखिए चीन किस तरह से भारत को घेरने में लगा हुआ है। भारत के जो भी पड़ोसी मुल्क हैं उसमें वो इसी तरह इंटरफेयर करता है, पैसे देता जाता है और फिर बाद में अपनी हैकड़ी दिखाता है। श्रीलंका के साथ ऐसा हुआ, आपने देख लिया कि वहां जो पोर्ट था उस पर दखल अंदाजी करी और अपना वॉरशिप जाकर के खड़ा कर दिया, जासूसी का एक शिप जाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान का हाल आप देख ही रहे हो, जो जिस तरह से वहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया है। अब वो कब पाकिस्तान पे अपना कब्जा घोषित तो कर ही रखा है, घोषित कर देगा कि जाइए अब ये मेरा हो गया। और इस तरह आपको बता दें जो ये बांग्लादेश है, अब इसको लेकर भी चिंता जताई जा रही थी, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्री जो डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमन है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते जैसे है वो घटना नहीं है। असली बात आपको बता दूं कि जो चीन है वो चीन की जो दखलंदाजी है, ये मालदीव ने भी जो हरकत करी है वो केवल उसके इशारे पर है। अब भारत सचेत हुआ है, बॉयकॉट चल रहा है मालदीव का, और उस बॉयकॉट में बाकायदा उनको झटका लगा है। हालत ये तक हो गई है कि अब वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ वहां की जनता खड़ी हो गई है। मुझे वैसे लगता नहीं है कि इस हालात में ज्यादा कुछ सुधार होंगे, लेकिन दोनों देशों के लिए वो हितकर है कि भारत से संबंध बने रहे। असल में चीन की दिक्कत क्या है, चीन को लगता है कि भारत का जो व्यापार बढ़ रहा है उस व्यापार को वो दुनिया में कम कराना चाहता है, और इसके लिए वो नेताओं को हायर करता है, नेताओं को पैसे खर्च करता है, नेताओं से फिर वो भाषा बुलवाता है ताकि दोनों देशों के संबंध खराब हो। अगर बॉयकॉट मालदीव अभियान ज्यादा चला तो ये चीन का फायदा होगा, क्योंकि भारत के पर्यटक अगर नहीं जाएंगे, यही तो वो चाहता है। वो चाहता है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, भारत से रिश्ते खराब हो जाएं, और भारत से जो मालदीव में सामान आ रहा है
वो ना आए, और उसके बाद क्या होगा, मालदीव की हालत खराब होगी। और वो हो गया है, समाचार में आ रहा है कि मालदीव ने चीन से मदद मांगी है कि भैया बॉयकॉट भारत वाले तो कर रहे हैं, आप अपने पर्यटकों को भेजिए। और मुझे जो मैंने पहले भी वीडियो में कर दिया है कि चीन ने अब उसको फौरी तौर पर यह दिखाने के लिए कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, उसमें वहां के अपने कर्मचारियों को मालदीव में भेजना शुरू कर दिया है कि भाई जिसको छुट्टी मनानी हो वो मालदीव जाए, उसके लिए हम विशेष पैकेज दे रहे हैं। यानी चीन जो है अपनी उस चाल को कामयाब कर रहा है, वो चाहता है कि भारत से रिश्ते खराब हो जाएं और तेरे ऊपर मालदीव निर्भर हो जाए, तो कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मालदीव से जो हमारा व्यापार है वो 2023 के अगर मैं आंकड़े की बात करूं 41.02 ये करोड़ डॉलर, 41 करोड़ डॉलर का भारत से निर्यात हुआ है। हमने दवाई, फल, सब्जी, बाकी सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान ये भारत से गया है। और यही चीन की दिक्कत है, उसको लगता है कि ये जो 41 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ है, इसमें अगर ये इसके बजाय मेरे से सामान ले तो मेरा तो कर्जा हो जाएगा। तो भारत तो कब्जा करता नहीं है, लेकिन चीन कब्जा किए बगैर छोड़ता नहीं है, और इसीलिए वो चाहता है कि भारत से संबंध खराब हो तो ये व्यापार खत्म हो जाए। हम अगर वहां से आयात की बात करें मालदीव से, मात्र 61.2 डॉलर का हम जो है लाख डॉलर का 61.9 लाख डॉलर का हम आयात करते हैं, और निर्यात हमारा 41.02 करोड़ डॉलर है। तो भैया ये एक जो चीन की समस्या है। जहां तक मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में आपको बता दूं हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और इस समय 2021-22 की अगर बात करें तो 8.13 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है दोनों देशों का। 22-23 में वो 14.2 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। और भारत जो है रेडीमेड कपड़ा, कच्चा माल ये जो मंगाता है, हम वहाँ से 80 से 85% जो कच्चा माल है कपड़ों में यूज़ होने वाला, वो आयात करते हैं बांग्लादेश से। बड़ा एक आयातक है, और इसीलिए जो हमारे रिश्ते हैं वो बांग्लादेश से मधुर हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कट्टरवादी लोग जो हैं वो बांग्लादेश से भी भारत के संबंध खराब करने के लिए यदा कदा इस तरह की बातें करते रहते हैं, जो आपने पहले भी देखा होगा। कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वो वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, मंदिरों को तोड़ दिया गया। लेकिन अब सरकार बदल गई है, खालिदा जिया की सरकार बनी है, और उसके बनने के साथ ही आप देखें कि वो पहले से ही प्रो हिंदुस्तान मानी जाती हैं, और अब उम्मीद है कि वहाँ इस बात को लेकर सख्ती की जाएगी। और अब जो हमले हिंदुओं पर हो रहे थे, जो मंदिर तोड़े जा रहे थे, जो कट्टरपंथी लोग वहाँ पनप रहे हैं, ये समस्या पूरी दुनिया में है। जहाँ भी उस विचारधारा के लोग हैं वो तो चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं बस वही सही, जो हमारी किताब में लिखा है वही सही। कुछ लोग हैं जो जिनको ये दंगा फसाद और आतंकवाद पसंद है, वरना जो डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं उस तरह के राजनीति करने वाले नेता दुनिया में शांति करके और तरक्की करना चाहते हैं। आतंकवाद के मुद्दे से सब त्रस्त हैं। तो भारत की इस बात को सब समझ रहे हैं कि आतंकवाद तो सबके लिए दिक्कत वाला है, और इसलिए उसको खत्म करने के लिए एकजुट होना ही चाहिए। इसी तरह जो ड्रग है वो कोई भी हो, किसी भी देश का युवा हो, उसका सत्यानाश करने का काम करता है। फायदे की चीज तो है नहीं। पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए अगर कोई इस ड्रग के कारोबार को, नशे के कारोबार को बढ़ावा देता है तो वो तो फिर आतंकवादी है। और इसीलिए सब सरकारों से भारत बात करता रहता है। आपने देखा G20 समिट में जिस तरह से भारत ने मुद्दों को उठाया, व्यापार के अलावा आतंकवाद और ये जो ड्रग है इस पर भी बातचीत हुई है। और इसको लेकर के जिनको लगता है कि हमें तो इसमें शामिल होना ही नहीं है, तो ऐसे में मालदीव को लग रहा होगा, क्योंकि उसका तो फायदा ड्रग की सप्लाई में है। वहां लोग जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, और बड़ी संख्या में वो लोग जाते हैं जो पैसे वाले हैं। खबर तो ये भी आई कि कोरोना काल में जिस तरह से मालदीव ने ब्लैकमेल किया लोगों को, वहां तय कर दिया कि साहब कोरोना में आप फ्लाइट में जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका कोरोना टेस्ट ना हो। अब वो चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और ये खबरें अब लीक हो रही हैं कि वहां जान पूछ करके नेगेटिव रिपोर्ट दी गई, यानी जो ठीक ठाक भी है उसको भी बता दिया आप भी बीमार हैं। और इसलिए क्या करें भाई, आप फ्लाइट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो अलाउ नहीं है साहब, नहीं जाओगे। नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा आदमी? होटल में रहेगा, और होटल में रहेगा तो क्या करेगा? कुछ तो खाएगा।
कुछ तो रेंट पे करेगा, और इसीलिए करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कोरोना काल में 2 नंबर से कमाए। यह है मालदीव। और अब धीरे धीरे उस इंडस्ट्री पे ऐसे लोगों का कब्जा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसमें चीन का बहुत मोटा पैसा लग रहा है। बॉलीवुड के भी कुछ लोग वहां जुड़े हुए हैं, भारत से पैसा लगाते हैं, वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं, छुट्टी मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, उस इंडस्ट्री में पैसा लगा रखा है। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में वहां करने का बहुत बड़ा एक सोर्स ये चल रहा है, क्योंकि वहां की सरकार कुछ नहीं पूछती कि आप कहां से पैसा लाएं, उनको अपने केवल व्यापार से मतलब है। और इसलिए भारत को आज नहीं तो कल वहां से दूरी बनानी पड़ेगी। नहीं दूरी बनती तब तक सावधानी रखनी पड़ेगी। बांग्लादेश की बात अगर करें तो बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया, और इसके अलावा बहुत इस्लामिक देश ऐसे हैं जो भारत के साथ मधुर संबंध रखे हुए हैं, और वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मालदीव को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना वो भारत के लिए खुद से खतरा बन जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हमने वहां से पूरा कट कर दिया तो फिर चीन की उपस्थिति वहां 100% हो जाएगी, वो भी हमारे भारत के लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। सबक सिखाना जरूरी है, निगरानी रखना जरूरी है। और इसीलिए भारत सरकार ने अब यह तय कर दिया है, मोदी जी ने, कि अंडमान निकोबार में अपना एयरफोर्स के बेड़े को वहाँ रखा जाएगा निगरानी के लिए। और समुद्र में पहले से ही हमारे जो वॉरशिप है वो निगरानी में तैनात रहते ही हैं, लेकिन एक डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश चीन ने की है। देखना होगा अब मालदीव के लोग क्या इस स्थिति को सुधारने में कुछ काम करते हैं या नहीं। लेकिन ये तो तय है कि भारत की सरकार अपने आप में आज पूरी तरह सक्षम है कि वो अपना देश की सब सीमाओं को सुरक्षा करने में, उनकी निगरानी करने में सक्षम है। चाहे वो रडार सिस्टम हो, चाहे अपने एयरफोर्स हो, फिर चाहे हमारी वायुसेना, थल सेना या जल सेना हो। और इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बस चिंता केवल इस बात की है कि जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं भारत के, वो कैसे शांत रहें। और उसके लिए मैं बताता हूं कि 2024 में मोदी सरकार का आना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि मोदी है तभी मुमकिन है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।